का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, रोज सूरज निकलकर सांझ को ढलता रहा। रास्ते के पत्थरों पर जिंदगी मानी नहीं, हम अलग ही हैं, हमारा विश्व में सानी नहीं। इन्हीं बातों के साथ स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। गुफ्तगू विद रसल 30 एपिसोड मैं आप तक प्रसारित कर चुका हूं, मतलब 30 अतिथियों से मैं आपको रूबरू करा चुका हूं। यह पहला ऐसा अवसर है जब हम एक अतिथि को दोबारा आपके सामने लेकर के हाजिर हो रहे हैं। वजह साफ है कि हम उनसे कुछ बातें पहले किए थे, उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, और आज उनके पास कुछ बताने के लिए उपलब्धियां हैं और हमारे पास उनसे पूछने के लिए कुछ सवाल हैं। ये दोनों को मिला करके मैं आपको सामने उपस्थित करना चाहूंगा अपने मित्र और साथ ही साथ राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के महामंत्री जिला बहराइच के श्री उमेश चंद्र त्रिपाठी जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपको दोबारा इस मंच पर आकर के कैसा अनुभव हो रहा है कि एक मैं कह सकता हूँ आप पहले व्यक्ति हैं जिसे दोबारा मैं अपने इस शो में बुला रहा हूँ, तो कैसी फीलिंग आपको आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है। ये आपकी सहृदयता है कि आपने इस योग्य मुझे समझा कि मुझसे फिर से बात की जाए। योग्यता हम यहाँ जज नहीं करते सर, आप वाकई नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है। और आपकी जो एक पहल है विभिन्न विषयों को, विभिन्न मुद्दों को उकेरने की, उनसे जुड़ी बातचीत लोगों से करने की, ये निश्चित रूप से सराहनीय है रसन जी। धन्यवाद सर। थोड़ा सा हम हल्के मूड से शुरुआत करने का मुद्दे था हमारा। अब थोड़ा सा गंभीर सवालों की तरफ रुख करते हैं। पहला सवाल, मार्च 2021 जब आपने राष्ट्रीय शैक्षणिक संघ में विधिवत औपचारिक रूप से अपना पद ग्रहण किया था, उससे पहले की जो कहानी है उससे जुड़ा हुआ मेरा आपसे एक इंटरव्यू हो चुका है। यदि दर्शक इंटरेस्ट ले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं मार्च 2021 से। 1.5 वर्ष, नवंबर 2022 आ चुका है। 1.5 वर्ष में आप अपने मुख्य 5 से उपलब्धियां क्या गिना सकते हैं अपने संगठन की? देखिए, संगठन की उपलब्धियों में अगर बात करें तो किसी भी संगठन का जो शिक्षक संगठन है, मेरा ये मानना है कि वो एक सेवा संघ होता है। और प्रथम उपलब्धि किसी भी संगठन की ये है कि जो हमारे शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनें हैं उस संगठन के ऊपर विश्वास व्यक्त कर सकें। तो पूरे जनपद में सर्वत्र इस बात का आभास होता है, ये बात दिखाई पड़ती है कि आज जनपद बहराइच में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ऊपर अपनी बेदाग और जोरदार कार्यशैली के कारण शिक्षक अच्छी तरह से विश्वास तब एक शब्द में कहें इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यस। उपलब्धियां की हम बात कर रहे थे, 5 उपलब्धियां मैं चाहूँ कम से कम आप 10। देखिए, उपलब्धियों के विषय में अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि शिक्षक आपसे जुड़ा, आपके ऊपर उसे विश्वास हुआ। अन्य उपलब्धियों की अगर बात करें, विभागीय कामों से संदर्भित बात करें तो बहुत दिनों से जनपद बहराइच में ये मांग हो रही थी कि शिक्षकों को उपार्जित अवकाश प्रदान किए जाएं। लेकिन वो मांग बस वही ढाक के 3 पात होकर रह जा रही थी, उसका फाइलों में खो जाती है। हाँ, वो खो जाती थी फाइलों में। तो इस बात के लिए जिला स्तर पर हमारे संगठन ने, पूर्व जो बीएसए थे श्री अजय कुमार गुप्ता जी, उनके समय में प्रयास किया और उपार्जित अवकाश शिक्षकों को दिया जाए, इसका आदेश निर्गत हुआ। और हमारे संगठन ने लग करके, चूंकि प्रत्येक विकास खंड में हमारी टीम है, प्रत्येक विकास खंड में शिक्षकों की जो ऑनलाइन सेवा पुस्तिका है उसे हमने अपडेट कराया और जिसकी जितने वर्ष की सेवा है उतने वर्ष के उपार्जित अवकाश का अंकन उसके खाते में हुआ। प्रतिवर्ष से जैसे जैसे आपकी सेवाएं बढ़ती जाएंगी वो आप लंबी अवधि तक उसको इकट्ठा कर सकते हैं, वो लैप्स नहीं होती हैं छुट्टियां। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता था कि शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के विभागीय कामों से इतर, विद्यालय से इतर अन्य कामों में लगा दिया जाता था, चाहे वो अभी जैसे कोविड महामारी चल रही थी वो थी, पदाविहित की ड्यूटी है, इस प्रकार से तमाम ऐसे काम हैं जिनमें शिक्षकों को लगा दिया जाता था ओरल आदेश के जरिए, ओरल ऑर्डर के जरिए। उसके बदले में उन्हें कुछ लाभ नहीं मिलता था, कोई पारितोषिक या कुछ नहीं, अवकाश के दिनों में भी वो काम करते थे। तो हमारे संगठन ने शिक्षकों के लिए प्रतिकर अवकाश दिए जाने का आदेश कराया। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तीसरी बात, बहुत से शिक्षकों के देयक, वेतन के अवशेष लंबित थे, उनको निस्तारित करवा के खाते में उनका भुगतान बिना किसी प्रकार के विभागीय सुविधा शुल्क के
कराने की जो एक मुहिम हमने चलाई वो सभी विकास खंडों में निश्चित रूप से मैं कहूँगा, निश्चित रूप से आज के परिवेश में ये बात कोई बहुत अचंभे वाली, हैरत वाली नहीं है। यार तो स्पष्ट बोले इसलिए मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि आपने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, कोई उसमें वो आगे पीछे गुड़ा गणित नहीं। जी जी। अभी शिक्षकों के बीच में उनकी जो विविध समस्याएं हैं, चाहे वो विभाग से संबंधित हो, हमारे महासंघ का प्रत्येक पदाधिकारी, मैं हर बैठक में ये बात करता हूं कि शिक्षक आपके साथ तब जुड़ेंगे, शिक्षक आपके साथ तब एक्टिव पार्ट में रहेंगे जब आप विभागीय कामों से इतर भी उनके अपने बनकर रहेंगे, उनके सुख दुख में सम्मिलित रहेंगे। तो ये एक रसल जी, ये एक बात मन को बड़ा सुकून देती है, हृदय को इससे प्रसन्नता होती है कि जो शिक्षक समुदाय है वो बहुत जुड़ाव महसूस करता है। सब अगर उपलब्धियों की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे विचार से यही है कि शिक्षक समाज के बीच में एक विश्वास की भावना पैदा हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। थोड़ा सा आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं कि चूंकि यह आपका संगठन वर्तमान एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ संगठन, उसी का अनुषंगिक संगठन कह सकते हैं, तो आप पर एक आरोप लगाया जाता है कि आप एक पिट्ठू की तरीके से रहते हैं और सरकार की नीतियों को या शिक्षकों के बीच एक मतलब जो सॉफ्ट कॉर्नर जिसको आप कह सकते हैं वॉल्व का काम करते हैं, जो टीचर की मिस समस्याएं हैं और उससे सरकार को कठिनाई न होने पाए, उस बीच आप एक सेफ्टी वाल का काम करते हैं। ये विचार रसल जी मुझे हास्यास्पद लगता है। हमारा संगठन किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार का संगठन है। हम उस वृक्ष की, विशाल वट वृक्ष की एक शाखा हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है ऐसा मुझे कदापि नहीं लगता है। मेरा इशारा आप समझ रहे, राजनीति में किस सेंस में कह रहा हूँ, वर्तमान सरकार बहुत साथ खुल के बोलता हूँ, वो चूंकि आप दोनों अलग अलग शाखाओं से, यानी वृक्ष तो एक ही है, उस वृक्ष की दो अलग शाखाएं हैं, तो उनमें सामंजस्य किस प्रकार से बैठाया जाए, ये काम संगठन का है राष्ट्रीय। मैं आपको बताऊं, संगठन की अगर विरोध की बात करें, सरकार के संदर्भ में संगठन के काम की बात करें, तो अभी नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर के तले बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार के विरोध में हुआ। उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया गया और वो बड़ा प्रभावी रहा। 14 मांगे थी, जिसमें 12 मांगे मुख्यमंत्री ने हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर मंच पर ही वो मांगे स्वीकार की। और जहां तक शिक्षक समस्याओं के संदर्भ की बात है, तो हमारे जो राष्ट्रीय और प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारी हैं उनका स्पष्ट कहना है कि हम किसी सरकार के अंग नहीं हैं। शिक्षकों की समस्याओं के लिए हम सरकार की भी ईंट से ईंट बजा देने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मतलब आप किसी दायरे में बंधे हुए नहीं है कि हमको इसी लाइन पे चलना है। देखिए, स्वयं सेवक संघ के विचार परिवार के जितने भी संगठन हैं वो मुक्त रूप से काम करते हैं, बंधन मुक्त होकर के अपने क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो विद्या भारती हो, चाहे एकल विद्यालय हो, चाहे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, इस प्रकार से तमाम संगठन है। और संघ की विचारधारा जो है प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा है। तो राष्ट्र को क्षति पहुंचाने का काम यदि कोई भी करता है, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, भले ही वो कोई भी हो, हम उसका प्रखर विरोध करने के लिए कटिबद्ध हैं और हम करेंगे भी। लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली की रैली हुई थी, उसी में मैं आने वाला। हाँ, ठीक है। उसमें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बड़े संख्या में शिक्षक साथ गए थे। 3000 की संख्या लगभग बहराइच जनपद से गई थी और हम लोगों ने वहां मंच भी शेयर किया। और शिक्षक समस्याओं के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है रसल भाई कि यदि जरूरत पड़ी तो हम धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, जो कुछ भी न्याय संगत विधिक रूप से हो सकेगा वो सब कुछ करेंगे। मतलब उसमें कोई राजनीतिक लाभ हानि ये सब नहीं, हम किसी राजनीतिक दल के सहयोगी नहीं हैं, हम अपने शिक्षकों के सहयोगी हैं। मतलब हम यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर टीचर्स। यस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहेंगे। ओपीएस की ही बात कर रहे थे हम। आपने पिछले दिनों देखा होगा, पिछले कुछ महीनों में 4 राज्यों में ओपीएस बहाल हो चुकी है, जिसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, में पंजाब है। तो जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कैसा आप आंदोलन कर रहे हैं कि यह हम हमारे शिक्षक, हमारे साथी यह एक्सपेक्ट करें, उम्मीद लगाएं कि आप आने वाले कुछ महीनों या वर्षों में उत्तर प्रदेश में भी ओपीएस का स्वागत करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की एक कार्यशैली है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
कार्य की गहनता के संदर्भ में ध्यान देता है। प्रारंभ में उसका ढिढोरा पीटने में हमारे संघ का कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी विश्वास नहीं करता है। पुरानी पेंशन बहाली की बात करें तो जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे हमारे राष्ट्रीय और जो प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारी हैं उनकी इस विषय में वार्ता हो रही है, चल रही है, और जल्दी ही जैसा हम लोगों को संघ में होने के कारण हम लोगों को जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई है, सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जल्दी ही इस बात को लेकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। पुरानी पेंशन शिक्षकों की लाइफ लाइन है, मतलब वो उनकी जीवन रेखा है। बुढ़ापे, रिटायरमेंट के बाद उनकी बुढ़ापे की लाठी है, एक शब्द में कहें। एक और इसी पुरानी पेंशन से जुड़ा प्रकरण आपको बता दें, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेमोरेंडम जारी हुआ कि 2004 के पहले, अप्रैल 2005 के पहले जो किसी ऐसी सेवा में थे जो पेंशन युक्त थी और बाद में इस सेवा में आए, या जो 2000 जिनकी विज्ञप्ति अप्रैल 2005 के पहले हो गई थी और नियुक्ति 2005 के बाद में हुई है, जैसे मेरा बैच है विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच, उनको पुरानी पेंशन और नई पेंशन में ऑप्शन दिया गया कि आप इसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऑप्शन मिलेगा तो आदमी पुरानी पेंशन चुनेगा। ओल्ड इज गोल्ड। तो उस मेमोरेंडम को उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए हमारा संघ बहुत तीव्र गति से प्रयासरत है और पूरी उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाली के इस पूरे प्रकरण में एक जो छोटा हिस्सा है उसमें हमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास है। और पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, बड़ा आंदोलन वो महासंघ करने से पीछे नहीं है। जैसे एक राह के अगर दो पथिक हों और दोनों साथ मिल जाए तो हमें लगता है रास्ता और बेहतर तरीके से तय किया जा सकता है। इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। अटेवा को मैं बीच में लाना चाहूंगा। अटेवा इस मिशन को लेकर के काफी दिनों से कार्य कर रहा है, उसके पास एक अच्छा अनुभव भी है इस आंदोलन को आगे ले जाने का। तो आप क्या भविष्य देखते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और अटेवा क्या एक साथ? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो मैं इस विषय में अपने विचार नहीं व्यक्त कर पाऊंगा। व्यक्तिगत और जनपद के स्तर पर, चूंकि मैं जनपद का पदाधिकारी हूं, इसलिए जनपद स्तर पर बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो अटेवा के संयोजक हैं संदीप जी, उनसे हम लोगों के बड़े मधुर और अच्छे संबंध हैं। और जो जिस लखनऊ की जिस रैली की बात मैं अभी कर रहा था वो अटेवा के बैनर तले ही आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ उसमें प्रतिभाग किया था। इससे यह इस बात को कहीं हमने गुप्त नहीं रखा था, ये बात हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व को भी पता थी। उनसे इंटरनल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। हाँ, कि आपको छूट थी कि आपका, हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में इस बात का स्पष्ट निर्देश है, इस बात की पूरी इजाजत है कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर यदि कोई भी आंदोलन होता है और महासंघ का पदाधिकारी उसमें सम्मिलित होना चाहता है तो वो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसमें सम्मिलित हो। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। रही बात आपने पूछा कि एक ही पथ के दो पथिक अगर साथ मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। और जो परिषदीय शिक्षकों के संगठन हैं, रसल जी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उनको मिलने से रोकती है। मैं किसी संगठन विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं भी इसी फील्ड से हूँ तो मेरे पास है। हाँ, बाकी जो हमारे दर्शक हैं और निश्चित रूप से इसी फील्ड से जुड़े हमारे पास दर्शक होंगे, उन्हें पता होगा। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जनपद स्तर पर प्रांत का नेतृत्व तो प्रांतीय पदाधिकारी करेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन 4 संवर्गों में बटा है: उच्च शिक्षा, तकनीकी संवर्ग, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक संवर्ग। और देश के 32 राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बहुत बड़ा संगठन है। हमारे संगठन के पदाधिकारियों के, जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनपद स्तर पर जो भी काम हो वो आप करें, आप फुल एफर्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। और मैं आपके इस मंच से, गुफ्तगू के इस मंच से स्पष्ट रूप से अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारा संघ अन्य संघों से अधिक प्रयासरत है और कहीं न कहीं इस विषय में काम भी कर रहा है, जो निकट भविष्य में दिखाई भी पड़ेगा। थोड़ा हम विषयावतरण करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें इससे जुड़ा हुआ था। एक भ्रांति लोगों में है, आम जनता में भी है, हमारे शिक्षकों में भी है। ये जो शिक्षक नेता होते हैं वो अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए, मतलब विद्यालयों में नियमित रूप से जाते नहीं हैं, उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है, वह इस प्रकार की गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं
जो कि मतलब राजनीतिक तो नहीं कहूंगा, शिक्षक ही थी उससे कहा जा सकता है, इन्वॉल्व होते हैं, जिससे उनसे जुड़े हुए उनके बच्चों का नुकसान होता है, जिनसे आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, फिर जिनकी वजह से आप इस विभाग में हैं। रसल जी, पहले मैं व्यक्तिगत बात कर लूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि विधाता की संपूर्ण सृष्टि में अगर मानव को गढ़ने का काम किसी को मिला है तो वो शिक्षक को मिला है। राष्ट्र का निर्माता यूं ही शिक्षक को नहीं कहा जा सकता है, और हम अपने उस दायित्व से विमुख भी नहीं हो सकते हैं। अब मैं संघ की बात करता हूं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सदैव अधिकारों से पहले कर्तव्य की बात करता है। यही मेरा पूछना है। हमारे प्रत्येक अधिवेशन में, प्रत्येक बैठक में इस बात को स्पष्ट रूप से सख्ती के साथ हमें निर्देश मिलता है कि जब हम अपने कर्तव्यों पर खरे उतरेंगे, जब हम जिस कार्य के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, जब हम उसमें अच्छा करेंगे तो ही हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, चूंकि विचारधारा की बात है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का हमारे पूर्व जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी थे, परम आदरणीय ओमपाल सिंह जी भाई साहब, वो बड़े अच्छे वक्ता हैं। वो हर मंच से इस बात का उल्लेख, हमें भी सौभाग्य मिला है। हर मंच से ये बात कहते हैं वो कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 1/3 काम अन्य संगठनों की भांति है कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए लड़ना, आंदोलन जरूरत पड़ने पर करना, धरना प्रदर्शन करना, तमाम शिक्षक हितैषी आदेश निर्गत कराने के लिए प्रयास करना। लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो राष्ट्र के सृजन के संदर्भ में है। वो शिक्षा के अलावा नहीं। वो शिक्षक जितना बेहतर कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता है। तो मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता भी है कि हम एक ऐसे विचारवान और ऊर्जावान और शुद्ध संकल्पों से युक्त संगठन में हैं। जब कभी अगर अवसर मिलेगा तो मैं आपको भी ले चलूंगा। आप भी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से पूर्व से परिचित हैं, तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि एक ऐसे संगठन में जुड़े हैं जो बच्चों के। अच्छा, दूसरी एक और चीज, जिले की प्रत्येक बैठक में, विकास खंड की प्रत्येक बैठक में सभी सामान्य जो हमारे साथी हैं, शिक्षक हैं, उनसे हमारे महासंघ का प्रत्येक पदाधिकारी ये स्पष्ट रूप से कहता है कि हम आपकी कोई सेवा, सहायता, मदद तब कर पाएंगे जब आप अपने बच्चों के लिए ईमानदार होंगे, नैतिक रहेंगे। दूसरी चीज, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में एक और बात के लिए बड़ी सख्ती है, वो ये है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में, लेन देन के मामलों में महासंघ का कोई भी पदाधिकारी कदापि सम्मिलित नहीं होगा। यदि ऐसी कहीं से भी, गलती से भी ऐसी कोई सूचना मिल जाती है तो उसके खिलाफ संघ के स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो एक समस्या संघों में यह होती है कि एक व्यक्ति किसी पद पर आरूढ़ हो जाता है और उसका जो संविधान होता है, हर संगठन के अपने संविधान है, उसको ताक पे रखते हुए अनवरत अपने पद पर पदस्थापित रहता है। 3 साल कार्यकाल, 5 साल कार्यकाल, जो भी आप पुराने संगठन में उसके भुगतभोगी हैं, मैं से साफ कर रहा हूँ। उस समस्याओं से आप रूबरू हो चुके हैं, जिससे पीड़ित होकर के आपने इस संगठन को ज्वाइन किया। क्या यह संस्कृति उसको आप यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, या फिर हम दर्शकों के सामने आप स्पष्ट करना चाहेंगे कि कार्यकाल पूरा होने के बाद डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को हस्तांतरित भी किया जाएगा? मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जो संविधान है उसका पालन करने के लिए हमारा संघ सख्त है। मतलब उसमें कोई समझौता नहीं है। 3 वर्ष का ब्लॉक का और 3 वर्ष का ही जिले का कार्यकाल होता है। जिस दिन 3 वर्ष पूरा हो जाएंगे उस दिन वो जो अध्यक्ष, महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो भी हैं, वो बतौर कार्यकारी काम करेंगे और उनको 2 से 3 महीने के भीतर तत्काल लोकतांत्रिक ढंग से संघ का अधिवेशन निर्वाचन संपन्न कराना ही है। तो हम इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहे। बिल्कुल 100% मार्च 2024 के बाद 1 महीने के भीतर चुनाव हो जाएगा। जी, इस चुनाव को लेकर भी बड़ी सारी मतलब बातें, भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां का सच्चाई भी है कि एक व्यक्ति नामांकन करता है, एक व्यक्ति एक पद। इस प्रकार से नामांकन को डिजाइन किया जाता है कि अगर सपोज के लिए 3 साल बाद हम महामंत्री बनना चाहते हैं तो हम आपके अगेंस्ट न खड़ा हो तो आप कहें सर भाई आप दूसरा पद दे दीजिए, मुझे महामंत्री रहने दीजिए, या मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे इसी को कैरी करने दीजिए। इन बातों को थोड़ा समझ चाहूंगा कि एक खुला चुनाव है। जनपद बहराइच के 15 ब्लॉकों में, नगर क्षेत्र मिलाकर के 14 ब्लॉक और 1 नगर क्षेत्र, सब में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की कार्यकारिणी है। अभी 3 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें हमारे निर्वाचन संपन्न नहीं हुए हैं, वहां संयोजक और सह संयोजक कार्य कर रहे हैं।
निर्वाचन के प्रत्येक मंच से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रत्येक वरिष्ठ पदाधिकारी इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि जो भी शिक्षक साथी किसी भी पद पर चुनाव लड़ना चाहे, उससे संबंधित अपना नामांकन प्रस्तुत करना चाहे, वो कर सकता है। और मत विभाजन की स्थिति आने की अगर स्थिति पैदा होती है तो निश्चित रूप से मत विभाजन भी कराया जाएगा। लोकतंत्र के में चुनाव के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि मत विभाजन करके अपने लीडर को चुना जाए, और दूसरा पक्ष, जैसा कि आप राजनीतिक दलों में भी देखते हैं, दूसरा पक्ष यह है कि सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति को किसी पद का दायित्व दिया जाए। तो ये दोनों पक्ष हैं। अगर सर्वसम्मति बनती है तो सर्वसम्मति से चुने जाएंगे। लोकतंत्र को जिंदा रखने का सारे प्रयास किए जाएंगे। देखिए रसल भाई, मैं तो भुक्तभोगी हूँ। पुराने संगठन में लोकतंत्र समाप्त होना ही उस संगठन को छोड़ देने का सबसे बड़ा कारण था। अच्छा, हम पुराने संगठन की बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप बात उठी है तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पुराने संगठन की कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको अच्छी लगी? हालांकि बहुत समस्याएं थी, इसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ा। कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से 8-9 साल संगठन थे लगभग, तो क्या आप वहां पर कुछ अच्छा पॉजिटिव चीज में संदेश क्या देना चाहें? क्या वहां अच्छा लगा आपको? देखिए, ऐसी स्थिति में जब संगठन का कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो किसी एक संगठन से शिक्षक होने के नाते जुड़ा रहना उस समय अपरिहार्य सा लगता था। बाकी संगठन कोई भी खराब नहीं होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हो, चाहे कोई अन्य संगठन हो। संगठन कौन व्यक्ति उसको किस भाव से लीड कर रहा है, संचालन कौन कर रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है, और उसका भाव क्या है, इस बात से यह बात संगठन की सुदृढ़ता और उसकी अच्छाई बुराई इस बात पर निर्भर होती है। बहुत अच्छे संगठन। आपकी बात से जो मैं निष्कर्ष तक पहुंच रहा हूं, व्यक्तिगत हित या सामूहिक हित, बिल्कुल अंततः बात इसी पे जाकर बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि किसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं कि आई एम द बॉस या ऑल पीपुल बॉस? बिल्कुल। देखिए, अगर निष्प्रिय भाव से, जैसा मैंने शुरुआत में आपसे बातचीत के कहा कि यदि निष्प्रिय भाव से कोई कार्य करता है, सेवा संघ मान करके सेवा के भाव से कार्य करता है, तो उसके लिए पद का कोई मोह नहीं रहता है। और मैं अपने संदर्भ में तो कह ही सकता हूं कि व्यक्तिगत रूप से यह बात मेरे ऊपर 100% लागू होती है। यदि मुझे लगा कि रसल जी मुझसे अच्छा लीड कर सकते हैं संघ की मजबूती के लिए, शिक्षक हितों के लिए, तो आपके पर्चा दाखिल करने पर मैं अपना पर्चा वापस ले लूंगा। लेकिन यदि कोई किसी विद्वेष की भावना से या संगठन में तोड़फोड़ करने के उद्देश्य से ऐसी कार्रवाई करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ फाइट की जाएगी। लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतांत्रिक ढंग से ही हमारा संगठन चलेगा। नियत शिक्षक हित और नियत समय, जैसे आपने पूछा, नियत समय अवधि में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से फॉलो की जाएगी। और एक बात, हमारे परमादरणीय संगठन मंत्री जी हैं प्रदेश के, शिवशंकर सिंह जी, वो अक्सर सभाओं में कहते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में मंच और बेंच ये दोनों बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। हमारे संगठन का प्रत्येक सामान्य सदस्य भी, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला कोषाध्यक्ष, इन सबके सामने का है। हमारे संगठन में ये विचारधारा नहीं है कि आई एम द बॉस, मैं लीडर हूं और तुम मेरे अनुयायी हो सकता है बहुत सी ऐसी बात, तो अनुगामी नहीं सहगामी वाली बात। सर, अब अपना इंटरव्यू समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक बात अपील करना चाहिए। यदि आप कुछ बातें हमारे दर्शकों से करना चाहते हैं स्वतंत्र होकर बिना मेरे सवाल के, तो आप कर सकते हैं। साथियों, हम पूरी ईमानदारी से, मैं और मेरा संगठन पूरी ईमानदारी से शिक्षक हितों के संदर्भ में काम कर रहे हैं। पर एक बात बहुत पीड़ा देती है, हमारा शिक्षक भय के वातावरण में जीता है और किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य में अपना बेस्ट देने के लिए मस्तिष्क का भय मुक्त होना आवश्यक है। भ्रष्टाचार और शोषण के उन्मूलन के लिए हमारा संघ लगातार काम कर रहा है और हम इसको न्यूनतम स्तर तक लेकर के जाएंगे। शिक्षकों की समस्याओं को उनके हितों के संदर्भ में उसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जिससे हमारे जनपद बहराइच के आकांक्षी जनपद होने के कारण बहुत से शिक्षक साथी एवं शिक्षिका बहनें पीड़ित हैं, और उस संदर्भ में हमारे संघ का प्रयास लगातार आप लोगों के समक्ष आता रहा है और दिखता रहा है।
आकांक्षी जनपदों से मुक्त रूप से स्थानांतरण के लिए भी हम नई रणनीति बनाकर उस पर काम करने की दिशा में अग्रसर हैं और जल्दी ही पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इस दिशा में कुछ अच्छा हो पाएगा। और रसल जी का बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आपकी कोई भी समस्या हो, विभागीय समस्या कोई भी हो, आपकी व्यक्तिगत समस्या कोई भी हो, आप राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के किसी भी जनपदीय या विकास खंड के पदाधिकारी से निसंकोच अपनी बात कहें और अपनी बात की सूचना जनपद नेतृत्व को भी दें। आपका प्रत्येक कार्य जो विधिक होगा वो निश्चित रूप से पूरा कराया जाएगा बिना किसी भी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न के। आप लोगों ने उमेश जी की बातें सुनी होगी, समझी होगी, उसका अपने हिसाब से उसका निहितार्थ निकाला होगा। साथ साथ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि मैं इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर डाल रहा हूं। आप अपनी सुविधा के अनुसार से अपनी सेवा इनसे ले सकते हैं। आपको जो भी आवश्यकता है, इन्होंने इतने मुखर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी विधिक सहायता होगी वो दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यह आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। साथ ही साथ जिन्हें लग रहा हो कि यह एक प्रोग्राम से इंटरव्यू किया गया है, इसमें कुछ बातें पॉलिटिकल हो, आपसी संबंधों का की वजह से इंटरव्यू लिया गया हो, उनसे मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, यह मंच खुला है सबके लिए। कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति यदि अपनी बातें यहाँ रखना चाहता है तो उसका स्वागत है गुफ्तगू विदर्शन में। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर अपने उमेश भैया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दोबारा समय दिया मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। करते करते वही बातें जो हमेशा करता हूं, यदि मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हों, मेरे द्वारा किए गए कार्य आपको पसंद आते हों, तो इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट के माध्यम से यदि आपको कोई सवाल हो, कोई आशंकाएं हो तो उसे प्रेषित कीजिए। मैं संघ से जुड़ा हुआ, आपकी समस्याओं से जुड़ा हुआ भी कोई कमेंट आएगा तो मैं भैया तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उमेश जी जो कि महामंत्री महासंघ के हैं, वहां तक यह बात पहुंचाई जाएगी। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक अपने अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।